आज का जो टॉपिक है मेंस का वो है ग्लोबलाइजेशन को लेकर के। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इफेक्ट्स बताइए ग्लोबलाइजेशन के पॉवर्टी रिमूवल को लेकर के क्या हुआ इंडिया में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रोट अबाउट अ डिस्टिंक्ट क्लास बेस्ड डिवाइड, कि भाई इसने क्लास डिवाइड कर दिया है इंडिया में। इंस्टीड एक क्लासलेस सोसाइटी बनानी थी, एक क्लासलेस सोसाइटी, लेकिन इसने डिवीजन ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये 2008 में पूछा गया हमसे। 2013 में पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट बताइए जो एज्ड पॉपुलेशन है, जो हमारी एल्डर पॉपुलेशन है, उस पर क्या हुए। उसके बाद में 2015 में पूछा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स बताइए ग्लोबलाइजेशन के, वुमेन्स पे क्या हुए। 2016 में पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को इम्पेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। उसके बाद में 2018 में हमसे पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन जो है कहा जाता है कि प्रमोट करता है कल्चरल होमोनाइजेशन को। ठीक है। और इसकी वजह से हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसको मजबूती मिली है। ये 2018 में बताइए। 2019 में पूछा गया कि क्या हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकल आइडेंटिटी अपनी खोते जा रहे हैं। उसके बाद में 2020 में पूछा गया कि डाइवर्सिटी और जो प्लुरलिज्म है इंडिया का, क्या उसको खतरा हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। 2021 में पूछा गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसकी वजह से कैसे ग्लोबल सोसाइटी इफेक्ट हो रही है और किस तरीके से हमारी भारतीय सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। और 2022 में पूछा गया कि भाई आप रिलेशनशिप बताइए कि ग्लोबलाइजेशन का और नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में अभी आ रही हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कम हो गए हैं, स्पेशल रेफरेंस इंडिया के बारे में बताइए। तो इसमें से हर साल एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का बन ही रहा है मोटा मोटी। तो अब हम शुरू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बोलते किसको है। अगर आपको मेंस की इंट्रोडक्शन लिखनी है आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस। तो पहला जो वर्ड है वो है कि हम इंटरडिपेंड हो रहे हैं, दूसरा है इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, और तीसरा है कि इंटीग्रेशन हो रहा है दुनिया का। ये 3 कीवर्ड हैं, याद रखना। इंटरडिपेंड हो रहे हैं हम, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं हम, आपस में जुड़ रहे हैं, और इंटीग्रेट हो रहे हैं। कैसे, किस किस चीज़ का इंटीग्रेशन और इंटरडिपेंडेंस हो रही है। इकोनॉमीज का, सोसाइटीज का। और हम कुछ इस एक्सटेंट तक हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि कोई एक इवेंट अगर कहीं दुनिया में होता है तो वो अफेक्ट करता है दूसरे को। सिंपली अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बैरियर फ्री एक्सचेंज है। यहाँ पे कोई रोकथाम नहीं है, बैरियर फ्री एक्सचेंज है बिल्कुल। किसके बीच में, लोगों के बीच में, कल्चर्स के बीच में, आइडियाज़ के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में। अब चलते हैं फीचर्स में आगे। ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं। अगर हम देखें कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड में एक टर्म होती है लोकलाइजेशन, एक टर्म होती है उसके खिलाफ ग्लोबलाइजेशन। लोकल मतलब अपने लोगों को संभालना, ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल की चीज़ें भी अपने अंदर आने देना। अब अगर हम देखें कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आज के टाइम में हमारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते, सब कुछ ग्लोबल विलेज है। उसके दूसरा वर्ड है इंटरकनेक्टेड हो गए हैं हम, इंटरडिपेंडेंट हो गए हम। उसके बाद में इससे क्या हुआ है, इसके बाद में अगर हम देखें तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है। कैसा वर्ल्ड हो गया है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसने, ग्लोबलाइजेशन ने डाइवर्सिफाई कर दिया है ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को। ये भी एक डायमेंशन है, फीचर है इसका, कि बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेड शुरू हो गए हैं। अब इसने क्या किया है, इसने फ्री कर दिया है मोमेंट्स को। अब जो है कहीं का सामान कहीं भी आ सकता है। जैसे कोरिया के प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में भी मिलते हैं। अब आइडियाज, किसी दुनिया के किसी कोने में जो आइडिया चल रहे हैं वो आज हम भी समझ पा रहे हैं उनको। सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, नेटफ्लिक्स, अमेजन,
कंपनी अमेरिका की है, हम भी देखते हैं नेटफ्लिक्स सर्विसेज। पीपल, कोई भी देश के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, इंटरनेट पे हम एक क्लिक करते ही सब कुछ देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी और कैपिटल, इन सब को फ्री मोमेंट शुरू हो गया है। अब ये कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। इस फ्री मोमेंट से क्या प्रॉब्लम आई है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। इस फ्री मोमेंट से क्या हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। उसके बाद में अगर हम चीज़ों को आगे देखें कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये तो हमने फीचर्स देखे, अब हमें लिखना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या क्या है जिसकी वजह से ये बढ़ा है। तो उसमें पहला फैक्टर्स हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। हाई स्पीड ट्रेन आ गई हैं हमारे सामने, हमने देखा। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन है भाई, हाई स्पीड ट्रेन आ गई है। इंटरनेट बूम हुआ है, इंटरनेट बूम हुआ है। अब आपने देखा होगा हर घर में, हर किसी के पास 4G 5G चल रहा है। ई कॉमर्स का राइज हो गया है। ई कॉमर्स का राइज में क्या लिखेंगे हम, ब्लिंकिट 10 मिनट में सर्विस। तो क्या हुआ है, ई कॉमर्स बढ़ गया है बहुत तेजी से। अनइंटरप्टेड नेटवर्किंग हो गई है। अब हमको नेटवर्क अगर कहीं जोड़ना है तो वो अनइंटरप्टेड हो गया है। ये तो हो गए 4 एंगल टेक्नोलॉजी के, कि ग्लोबलाइजेशन को किस चीज ने पुश किया। अगर हम अपने हिस्ट्री में जाकर के देखें कि क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी हम ग्लोबलाइजेशन अभी देखा हमने या पहले भी था, तो हम देखेंगे हमारे पास एंशिएंट इंडिया में सिल्क रूट था। और अगर हम इसको कनेक्ट करें तो इराक, इंडस और इजिप्ट तो व्यापार कर ही रहे थे इंडस वैली में। तो ग्लोबलाइजेशन तो वो लोग भी कर रहे थे एक तरीके से देखें तो। अगर हम देखें कि भाई पॉलिटिकली इस पे क्या इम्पैक्ट आया है पॉलिटिकली अगर हम देखें तो अब इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली इस्टेब्लिश हो गई हैं। हमने रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, हमने टैक्स रिजाइम्स शुरू कर दी हैं, और हमने इंटरनेशनल ग्रुपिंग शुरू कर रखी हैं। तो कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकली भी ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट डालता ही डालता है। इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इकोनॉमी में हमें पता चलेगा कि देखो स्केलेबिलिटी बढ़ गई है। अब स्केल बहुत बड़ी मात्रा में चला गया है, क्योंकि हमारा सामान अब बाहर भी बिक सकता है। अमेजन पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट डाल लो, उसको अमेरिका वाला भी खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है। स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो इकोनॉमिकली हमें यह फायदा हुआ है। ह्यूमन कैपिटल की डिमांड बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सबको अब इंसान चाहिए। जो देश जिनको, जैसे अब सऊदी अरब है, सऊदी अरब को अगर अपनी कोई नई चीज बनानी है तो उसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए। तो पहले वहीं के लोग होते थे जो सऊदी में काम कर पाते थे, लेकिन अब तो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन के साथ हमारी। तो उन्होंने अपने इमिग्रेशन लॉज जो हैं उनको आसान कर दिया है कि आइए हमारे यहाँ पे। जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने इमिग्रेशन के जो कानून है उनको इजी कर दिया है, जिससे कि आप आइए यहाँ पे काम कीजिए और उनकी शॉर्टेज ऑफ लेबर जो है वो सॉल्यूशन हो सके। अगर हम देखें कि भाई इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन से हमें क्या चीज मिली है यहाँ पे, तो हमें बॉर्डर प्रोसेस कस्टम्स मिल गए हैं, चीप लेबर मिल गया है, रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं अब आराम से। और अगर हम रिसोर्सेज को देखें तो भाई मिनरल्स, ऑयल्स, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में। गॉट इट, फीचर्स एंड फैक्टर्स। तो हमने अभी इस पेज में पढ़ा कि भाई ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं जो हम अपने मेंस में डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स क्या हैं, और इसमें बहुत सारे डायमेंशन है। अब अगर हम इम्पैक्ट को, ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें
ग्लोबलाइजेशन के ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या आया है। सबसे पहले लोकल इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो गई है, इंडिविजुअल ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। अब हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं, कॉमर्स की क्या हो गई हैं, चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं। एफडीआई इंडिया में आना शुरू हो गया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, सॉफ्ट पावर का यूज हम अच्छे से कर पा रहे हैं, अपने कल्चर का, अपने टूरिज्म का। अब जो कल्चरल टाइज हैं वो पीपल टू पीपल होते हैं। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया के लोग अमेरिका घूमने जाते हैं, यूरोप इंडिया में आता है, इंडिया के लोग यूरोप में जाते हैं। एजुकेशन को एक्सपोजर मिला है। अब यूट्यूब पे आप क्लिक करो, दुनिया का कुछ भी पढ़ लो। इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने में हमें हेल्प मिली है, ये हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ हुई है। अब हमें सीड्स पता चल गए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें नई नई टेक्नोलॉजीज पता चल रही हैं। वुमेन का जो स्टेटस है वो भी अप हुआ है। एमएनसीज आ गए इंडिया में, मल्टीनेशनल कंपनीज गुरुग्राम में, नोएडा में वुमेन्स भी जॉब कर रही हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो प्लूरल थी और वो इंटीग्रेट होनी शुरू हो गई है अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से। देखो, अगर वो मिनरल्स और ऑयल्स का फैक्टर्स में ये था कि अगर मिनरल्स है बहुत ज़्यादा किसी देश के पास, तो सारे देश वहाँ से मिनरल्स लेने जाएंगे ना। तेल लेने सऊदी अरब से सब जा रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑयल अगर सऊदी अरब के पास है तो सऊदी अरब खुद अकेला ही यूज कर रहा है, वो पूरी दुनिया को बेच रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन में तो जा ही रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या आए हैं ओवरऑल। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा है। अब कुछ देश ऐसे हैं जिनसे हम तो खरीद रहे हैं लेकिन वो हमसे नहीं खरीद रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुरू हो गए हैं। जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो भाई ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये प्रॉपर्टी है किसकी। तो प्रॉपर्टी के भी राइट्स होने चाहिए। अब जब ग्लोबलाइजेशन से, अब देखो, जब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर के घुस गई, अब नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजन आ गया, तो जो लोकल इंडस्ट्रीज हमारी उनको कंपटीशन फेस हो रहा है। निगेटिव इंपैक्ट यह है कि अब स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग आसान हो गई है। पहले जो कॉलोनाइजेशन होता था अब उसने नया अवतार लिया है, न्यू कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिक फ्रेगिलिटी आ गई है, फ्रेजाइल हो गई है इकोनॉमी। अब ग्लोबलाइजेशन का ही यूज करके विश्व जो है कॉलोनाइज बनाना चाहता है ना। जी जी। उसके बाद में आ जाएगा अनसस्टेनेबल ग्रोथ हो गई है। ग्रोथ कैसी हो गई है? सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसमें कि ग्रोथ होगी ही होगी। मैटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। अब सब भाई, जिन लड़कियों को पहले लाली लिपस्टिक के 10 ब्रांड भी नहीं पता थे उनको 500 ब्रांड पता है अब। मैटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। कल्चरल होमोजिनिटी आ गई है। इससे लोकल कल्चर्स डरे हुए हैं कि भाई हमारी लोकलिटी खत्म ना हो जाए। कल्चरल होमोजिनस तो हो ही गया है, कल्चरल हेजेमनी की भी कोशिश की जा रही है कि भाई हमारा कल्चर बड़ा है, तुम्हारा कल्चर छोटा है, हमारा महान है, तुम छोटे हो। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, क्योंकि वुमेन्स जो है अब काम करने जाने लगी है, तो क्राइम जो है वुमेन्स के अगेंस्ट भी बढ़ गए हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग आसान हो गई है, पैसा घुमाया जा सकता है आसानी से दुनिया में, और टेररिज्म भी आराम से बढ़ जा सकता है उससे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन के।
ठीक है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि भाई ग्लोबलाइजेशन ने पॉवर्टी रिमूवल में क्या कुछ किया है। तो इसमें 5 चीजें हैं। गरीबी हटाने के लिए क्या कुछ किया गया है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले आपको 5 हेडिंग याद करने हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, पॉवर्टी रेट डिक्लाइन हुआ है, जॉब क्रिएशन हुई है, वेलफेयर पॉलिसीज आई हैं और टेक्नोलॉजी का एक्सेस बढ़ गया है। ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी थी 1991 से पहले, उसकी ग्रोथ कम थी, लेकिन 1991 के बाद हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है। तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज लगेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फैक्ट्रीज लगेंगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब्स भी क्रिएट होंगी, और जॉब्स क्रिएट होंगी तो पॉवर्टी कम होगी। अगर हम दूसरा अपना फैक्टर देखें कि भाई पॉवर्टी रेट भी तो डिक्लाइन हुआ है। 1993 में हमारे पास 45% गरीब थे, 2011 में 21% रह गए। ओके। अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो भाई ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से आईटी सेक्टर ग्रो किया है, हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो किया है और एक्सपोर्ट सर्विसेज ग्रो की है। अब ये जो आईटी सेक्टर है और सर्विसेज हैं, इन सब से फायदा मिला है अर्बन को, अर्बन एरियाज को। आईटी सेक्टर में हम लिख सकते हैं भाई बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया। रूरल एरियाज को कैसे फायदा मिला है? रूरल एरियाज में ये हुआ है कि रूरल एरियाज में जो लोग बाहर विदेश में गए हैं, वो जब रेमिटेंसीज भेजते हैं, वहाँ से पैसा कमा के भेज रहे हैं, तो रूरल इंडिया भी ग्रोथ कर रहा है और रूरल से अर्बन में माइग्रेशन हो रहा है। वेलफेयर पॉलिसीज, अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग टैक्स भी ज़्यादा देंगे। लोग जब टैक्स ज़्यादा देंगे तो सरकार के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार वेलफेयर पे भी ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। और वेलफेयर कैसे करती है सरकार? जैसे कि मनरेगा योजना चला के, पीडीएस में ज़्यादा पैसा लगा के, प्रधानमंत्री आवास योजना को पैसा दे करके। अगर इनकम ही नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं जाएगा, टैक्स नहीं जाएगा तो वेलफेयर भी नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के एक्सेस से हमें कैसे पॉवर्टी को रिमूव कर पाए हम। जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो हमें बेटर एजुकेशन मिलती है, हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है और हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है। तो इससे भी गरीबी कहीं ना कहीं कम ही होती है। गवर्नमेंट ने क्या क्या सोच रखी है भाई? गवर्नमेंट भी तो इनिशिएटिव ले रही है ना। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और सोशल सेफ्टी के लिए मनरेगा, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना और आयुष्मान भारत। तो इनसे भी कहीं ना कहीं गरीबों को हेल्प भी मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉवर्टी रिमूवल नेगेटिव। तो इसमें भी आपके 5-6 चीज़ें हैं कि भाई इतनी भी गरीबी कम नहीं हुई है जितनी आप लोग सोच रहे हो। हमारी ग्रोथ बड़ी जॉबलेस हो गई है, हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल पा रही है। वाइडन हो गई है इनइक्वालिटी, नेगलेक्ट कर दिया हमने एग्रीकल्चर को, इनफॉर्मल सेक्टर भी एक समस्या और डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रॉब्लम है। अब समझते हैं इनको कैसे। इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चीज़ आई है वो आई है कैपिटल इंटेंसिव एरियाज में।
कहाँ पे? कैपिटल इंटेंसिव एरियाज में। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, जैसे फाइनेंस सेक्टर हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन गई, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा नौकरियाँ नहीं क्रिएट हो रही हैं। तो इसलिए हमारे सामने अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कैसा ही खड़ा है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हमारे सामने प्रॉब्लम है। इनकम इनइक्वालिटी कैसे बढ़ी? ग्लोबलाइजेशन से जो बेनिफिट हुआ है सबसे ज़्यादा वो अर्बन एलिट क्लास को हुआ है, और जो स्किल जानते हैं उनको हुआ है। ऑक्सफैम की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास पूरे भारत का 40% पैसा है, और नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास केवल 3% पैसा है। तो यहाँ से हम ये साबित कर सकते हैं कि भाई देखो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है इंडिया में। समझ गए? ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आया है निगेटिव। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं फोकस शिफ्ट कर दिया है इंडस्ट्रीज पे और सर्विस सेक्टर पे। लेकिन अगर हम देखें, हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो 50% तो एग्रीकल्चर में है। तो जब 50% लोग भारत के काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और तुमने फोकस शिफ्ट कर रखा है अपना इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर पे, तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे ना। ये भी एक प्रॉब्लम है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वुल्नरेबल होता है, क्योंकि सप्लाई चेन ने एक्सप्लॉइट किया है चीप लेबर को। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि यहाँ के किसी बंदे को सऊदी अरब जाना है और वो प्रॉपर प्रोसेस से नहीं गया है, वो किसी एजेंट के थ्रू चला गया, या फिर लोग अमेरिका जाते हैं डंकी मार के। और अगर उन देशों के लोगों को पता चल जाए कि भाई इसके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, या फिर ये इलीगल तरीके से हमारे यहाँ पे आया है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे ही करेंगे। गॉट इट? उसके बाद में आती है प्रॉब्लम डिस्प्लेसमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन से हमारे पास फॉरेन जो करेंसी है वो तो आ गई, एफडीआई तो आ गया। एफडीआई आया है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें एफडीआई आ गया है। उनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट फेस करते हैं ट्राइबल्स और फार्मर्स। उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं दिया जाता, इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गरीबी में एक अर्बन स्लम बन जाता है धीरे धीरे। एग्जाम्पल है धारावी अर्बन स्लम का। ठीक है। नंबर 6 का जो पॉइंट है वो है अर्बन पॉवर्टी पे। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन को बढ़ा दिया है। ओवर क्राउड सिटीज हो गई हैं, हाउसिंग शॉर्टेज हो गई है, अर्बन पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आपको कोई बहुत अच्छा डाटा या फेज लिखना है इस चीज पे, तो आप लिख सकते हैं कि इंडिया ग्रोथ स्टोरीज ग्लोबल, बट पॉवर्टी स्टिल लोकल। अगर हम अपनी ग्रोथ स्टोरी को देखें तो पूरी विश्व हमारी ग्रोथ स्टोरी को जानता है, लेकिन हमारी गरीबी अभी भी लोकल की लोकल ही है। दूसरी चीज, ग्लोबलाइजेशन ओपन बॉर्डर्स बट नॉट ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज फॉर द पुअर। ग्लोबलाइजेशन ने बॉर्डर तो खोल दिए हैं, लेकिन गरीबों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं खुल पाई हैं। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में हम लिखेंगे, जॉबलेस ग्रोथ इज साइलेंट शैडो ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ये कैची लाइंस हैं जो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि इंडिया कनेक्टेड टू द वर्ल्ड बट डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट्स फार्मर। ये हम लिख सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इंडिया कनेक्ट तो हो गया वर्ल्ड से, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया अपने फार्मर से। वर्ल्ड बैंक ने कहा है ग्लोबलाइजेशन हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस पॉवर्टी बट ओनली व्हेन कंप्लीमेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिसीज। यस, ग्लोबलाइजेशन के पास पोटेंशियल है, पॉवर्टी को घटाया जा सकता है, लेकिन कब? जब आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिसीज हो, तब। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ग्लोबलाइजेशन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लास डिवाइड और क्लासलेस सोसाइटी में क्या अंतर है भाई। इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ क्लासलेस इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल मोबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने में मदद करेगा, इंक्लूसिविटी होगी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी और सोशल मोबिलिटी होगी। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन ने वाइड कर दिया है क्लास डिवाइड को। क्लासेज को बीच में जो हमें कम करना था गैप, वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसके कारण क्या है? उसके कारण सबसे बड़ा पहला कारण ये है कि अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं एजुकेशन, जॉब और टेक्नोलॉजी को इफेक्ट किया है। अब ये एजुकेशन, जॉब और टेक्नोलॉजी पे जब इम्पैक्ट डाला तो बेनिफिट हुआ अर्बन पुअर्स को और इंग्लिश स्पीकर लोगों को, अर्बन अपर क्लास जो है और इंग्लिश जो बोलते हैं। किसको नुकसान हुआ? अर्बन रूरल पॉपुलेशन और इनफॉर्मल वर्कर्स पे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो शहरों की जो अपर क्लास थी वो और ज़्यादा अपर हो गई, और जो हमारी जो गांव की जो क्लास थी वो और ज़्यादा डाउन हो गई। तो इसलिए एक गैप आ गया। दूसरा हम कह सकते हैं राइज हुई है इनकम इनइक्वालिटी। जब आपकी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हो गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट हमें कहती है कि टॉप 1% के पास 40% पैसा है, बॉटम 50% के पास 3% ही है। ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन एग्रीकल्चर में और इनफॉर्मल सेक्टर में तो वेज स्टैग्नेटेड हो गए। उनके तो तनख्वाह बढ़ी नहीं है। तो इससे भी क्या हो गया? क्लास डिवाइड हो गई। तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है अनइक्वल ग्रोथ। ग्लोबलाइजेशन से ऐसा नहीं हुआ है कि हर जगह पे ही ग्रोथ हुई है। यहां पे उनको ग्रोथ मिली है जिनके पास स्किल्ड थे, आईटी, फाइनेंस और सर्विसेज। ठीक है। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट आता है भाई। ग्लोबलाइजेशन ने एनकरेज किया है कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाइए, हेल्थ में, एजुकेशन में और ट्रांसपोर्ट में। अब ये अनअफोर्डेबल हो गए हैं गरीबों के लिए। तो ये भी एक तरीके से क्लास डिवाइड हो गई। व्हाई नॉट क्लासलेस? हम क्लासलेस क्यों नहीं बन सकते? पहली चीज है लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का और वेल्थ का। एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिजिटल डिवाइड है, एजुकेशन में डिवाइड है। उसके बाद में हम देखें तो अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट है हमारा। रूरल पुअर बेचारा बहुत पीछे छूट गया। पॉलिसी फोकस हमारा जो है, हमारी जो पॉलिसीज का फोकस है वो ग्रोथ पे है, ना कि सोशल जस्टिस पे। तो इसलिए हम क्लास डिवाइड ज़्यादा हो गए, क्लास लेस सोसाइटी बनने की बजाय। तो अगर ये रिवर्स क्वेश्चन पूछता है तो रिवर्स क्वेश्चन में हम इसी को उल्टा करके लिखेंगे, क्योंकि क्लास लेस तो हम बने नहीं है ना।
अगर वो पूछता है कि क्लास लेस बन गए हैं क्या हम, तो हम जो अभी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ के आए थे ग्लोबलाइजेशन के, उसमें लिखेंगे नेटफ्लिक्स सब देख रहे हैं, क्या अमीर क्या गरीब। मोबाइल इंटरनेट सब यूज कर रहे हैं, क्या गरीब क्या अमीर, क्या अमीर क्या गरीब। तो इस तरीके से हैंडल करेंगे अपने क्वेश्चन को। इसके बारे में अगर हमें 2-3 चीजें अच्छी कैची लाइंस लिखनी पड़े तो हम लिखेंगे कि ग्रोथ विदाउट इक्वालिटी इज एक्सक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन को सबको उठाना चाहिए, ना कि कुछ लोगों को। ग्लोबलाइजेशन ने, ग्लोबल मार्केट प्लेसेज ने मिलियनियर्स बना दिए हैं लोग, लेकिन वो मासिज को मोबिलिटी नहीं कर पाया। हमने जो एक ड्रीम देखा था कि क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, अब वो किसके नीचे दब गया है, जो हमारे सामने इतनी वाइडन इनइक्वालिटी आ गई है। अरुणधति रॉय जी का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन हैज टर्न्ड इंडिया इनटू अ नेशन ऑफ अ फ्यू बिलियनियर्स। कुछ लोग हैं जो बिलियनियर बन गए हैं और मिलियंस ऐसे लोग हैं जो इनविजिबल हो गए हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का अगला क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ओल्ड एज पे क्या हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट अगर हम ओल्ड एज पे देखेंगे तो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इकोनॉमी, सोसाइटी, फैमिली स्ट्रक्चर। एज इंडिया ट्रांजिशन इनटू द एजिंग सोसाइटी, हम धीरे धीरे, हमारी जो जनरेशन है ना वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। 2011 का सेंसस का डाटा अगर हम देखें तो हमारे पास बुजुर्गों की जो पॉपुलेशन है, बूढ़ों की जो पॉपुलेशन है वो 10% है, जिनकी उम्र 60 प्लस है। लेकिन अगर हम 2050 की बात करें तो ये पॉपुलेशन 20% हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन ने इस पे इम्पैक्ट क्या डालने हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट, हमारी हेल्थ केयर इंप्रूव कर दी है ग्लोबलाइजेशन ने। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आसान हो गए हैं, इंप्रूव हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन ने मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाया है, तो अब बुजुर्गों के लिए भी हम आसानी से मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे मिलेंगे हमारे ओल्ड एज को, तो उनकी हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जिससे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स थोड़े अच्छे हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन का तीसरा फायदा यह हुआ है कि रेमिटेंसीज हैं, यंग लोग बाहर जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट भेज पाते हैं वो अपने घर वालों को, तो बुजुर्गों को कहीं ना कहीं फायदा होता है इससे। इंश्योरेंस मार्केट आ गई है अब, ग्लोबलाइजेशन ने एक्सपेंड कर दिया है पेंशन स्कीम्स को, हेल्थ इंश्योरेंसेज को, तो भाई हम बुजुर्गों के अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट, निगेटिव इंपैक्ट क्या आए हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम इरोड कर दिया है ग्लोबलाइजेशन ने। अगर यूथ माइग्रेट करके बाहर जाएगा तो जॉइंट फैमिली तो टूटेगी। एल्डर्स क्या फील करते हैं अपने घर में फिर, लोनलीनेस और नेग्लेक्टेड। सोशल आइसोलेशन हो गया है बुजुर्गों का। अब घरों में जब बुजुर्ग रह जाएगा तो उनके अंदर इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा, कोई परिवार नहीं, पास में बच्चे नहीं, अकेला बैठा है। एल्डर्स को चाहिए इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट, जो कि मिलती नहीं है। तीसरा काम किया है निगेटिव इंपैक्ट डिजिटल डिवाइड का। एल्डर्स स्ट्रगल करते हैं टेक्नोलॉजी यूज में, वो बेचारे टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज कर नहीं पाते, तो उनको बैंकिंग में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ केयर में प्रॉब्लम होती है, वेलफेयर डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटलाइजेशन होती जा रही है।
वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं हम कि भाई हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी को, प्रमोट कर सकते हैं कम्युनिटी बेस्ड एल्डर सेंटर को, एनकरेज कर सकते हैं हम इंटीग्रेशनल लिविंग बाय टैक्स और हाउसिंग इंसेंटिव, और रिफॉर्म कर सकते हैं हम अपनी पॉलिसीज में। ये वे फॉरवर्ड हो गया छोटा सा। अब हम पॉजिटिव में अगर हमें कोई कोट या प्रेज डालना पड़े बुजुर्गों के लिए, तो हम डालेंगे कि देखो रेमिटेंसीज आते हैं ग्लोबलाइज चिल्ड्रन से। ये एक तरीके की लाइफ लाइन है एजिंग पेरेंट्स के लिए। दूसरी लाइन हम लिख सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन ने लाइफ को एक्सटेंड कर दिया है और ग्लोबलाइजेशन ने इसे पॉसिबल बनाया है। निगेटिविटी में हम क्या डाल सकते हैं? निगेटिविटी में बहुत सारे कोट्स हैं हमारे पास, किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन ब्रोक जॉइंट फैमिलीज फास्टर देन इट बिल्ट स्काई स्कैपर्स। जितनी जल्दी से ये जो बड़े बड़े महल खड़े किए हैं ना ग्लोबलाइजेशन ने, उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से उसने जॉइंट फैमिलीज को तोड़ा है। दूसरा लिख सकते हैं हम एल्डर्स वर रूटेड। जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो अपनी रूट से जुड़े हुए थे, अपने गांव से, अपने घरों से। यूथ ग्लोबलाइज हो गया है और मूव ऑन कर गया है। तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अर्बन जो माइग्रेशन हो रहा है, उसने हमारे वैलेट्स तो भर दिए हैं, हमारे पर्स में पैसे तो आ गए हैं, लेकिन घर खाली हो गए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के। ग्लोबल इंडिया एजिंग इज नो लॉन्गर ग्रेसफुल। अब बुजुर्ग होना कोई ग्रेस की बात नहीं है, अब ये आइसोलेशन की बात है। बुजुर्गों के पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आ गई है, लेकिन उनके अंदर से लाइफ कंपेनियनशिप चली गई है। ये तो आ गया है कि हम जी लेंगे 10 साल और ज़्यादा, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जी के करेंगे क्या अकेले। अब इन शॉर्ट में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि इम्पैक्ट्स ऑन एल्डरली, शॉर्ट एनालिसिस अगर हम इसका करें बारीकी से, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या आए हैं। ठीक है, तो हम पहली हेडिंग है हमारा हेल्थ केयर, दूसरा हेडिंग है हमारा कम्युनिकेशन, तीसरा हेडिंग है हमारा टेक्नोलॉजी, चौथा हेडिंग है हमारा फूड, पांचवा हेडिंग है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी, छठा हेडिंग है हमारा एंटरटेनमेंट। तो अभी हम हेल्थ केयर को पढ़ते हैं। पहले हेल्थ केयर में ग्लोबलाइजेशन जो लेकर के आया है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर के आया है। ठीक है, हमारे बुजुर्गों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो गई है टेक्नोलॉजी। अब एग्जाम्पल क्या देंगे हम? टेलीमेडिसिन। जब हम आज के टाइम में कोई भी रिपोर्ट लेकर के आते हैं, तो आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, जैसे हेल्दियन से कराया तो डॉक्टर की कंसल्टेशन क्या है, फ़ोन पे ही अवेलेबल है। बुजुर्गों को कहीं जाना पड़ता है क्या? समझ गए? दूसरी चीज़ हमने देखी, ई फार्मेसी आ गई है। अरे घर पे ही डिलीवरी हो जाती है, अपोलो से, किसी भी दुकान से ई फार्मेसी आ गई है। अब जो है हमारे जो क्वालिटी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी ब्रांचेज खुल गई हैं शहरों में। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर चली गई है। हम बुजुर्गों के लिए बहुत सारी डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि बहुत सारी डिवाइसेज का हम बुजुर्गों के लिए यूज कर सकते हैं। हम उनको स्मार्ट वॉच पहना सकते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पता चलती रहे। हेल्थ केयर में मैनी डिवाइसेज,
टॉपिक हमारा ऊपर जो चल रहा है वो इम्पैक्ट ऑन एल्डर चल रहा है। अब बहुत सारी सेल्फ टेस्टिंग चल पड़ी है। हम उनको घर पे ला करके बीपी की मशीन दे सकते हैं, उनको अगर शुगर हो गया है उसकी मशीन दे सकते हैं ला करके कि भाई आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठ के कर लीजिए। बीपी मशीन, सेल्फ टेस्टिंग किट्स, इनका भी यूज कर सकते हैं हम। तो इससे पता चलता है हमें कहीं ना कहीं हेल्थ केयर का पॉजिटिव, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो पॉसिबल हो पाया। दूसरा पॉइंट अगर हम लिखेंगे कम्युनिकेशन। हमने मान लिया कि भाई बच्चे गांव को छोड़ करके शहर में चले गए, बुजुर्ग अकेला फील कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल ही अकेला हो गया है या उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। सोशल मीडिया है आज के टाइम में, मैसेंजर ऐप्स आ गए हैं भाई, व्हाट्सएप आ गए, फेसबुक आ गया, टेलीग्राम आ गया, फटाफट कॉल करो। क्या इशू है? वीडियो कॉल्स हो जाते हैं स्काइप पे। हम एक क्लिक करके, एक बटन को क्लिक करके हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने लव्ड वन से कहीं भी कभी भी। तो ये कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट आया, बुजुर्गों को आसानी हुई इससे कहीं ना कहीं। तीसरा पॉइंट आया है टेक्नोलॉजी का। अब हमारे सामने एक समस्या थी, हमने नेगेटिविटी में लिखा था कि भाई बुजुर्ग जो है इतनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते हैं, तो बैंक में, हेल्थ में, एजुकेशन में कैसे करें काम। तो उसका इलाज ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने ही उसका जवाब दिया है। ग्लोबलाइजेशन ने कहा है कि हमने बहुत अब पैसा ट्रांसफर करना इजी कर दिया है भाई, यूपीआई बेटा भी कर सकता है। बुजुर्ग को क्यों करना है? कैश ट्रांसफर तो बेटा भी कर सकता है। फाइनेंशियली सिक्योरिटी बेटा भी दे सकता है। इंडिपेंडेंस फील कर सकते हैं बुजुर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कुछ वेबसाइट्स बनाई गई हैं जैसे कि 60endome.com, olderwiser.com। ठीक है। ये वेबसाइट्स लोगों को यही सिखा रही हैं कि कैसे बुजुर्गों की अपनी हेल्प कर सकते हो आप, कैसे उनको अच्छे से रख सकते हो। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर हम फूड में देखें तो फूड में हम देखेंगे कि बहुत सारी सुपरमार्केट चेन्स बन गई हैं। रिलायंस के स्टोर, वॉलमार्ट, छोटे छोटे मॉल शहरों तक पहुंच गए हैं अब। समझ गए? फूड में बुजुर्ग अगर कहीं जा नहीं सकते तो होम डिलीवरी का भी तो ऑप्शन है। स्विगी हो गया, बिग बास्केट हो गया, घर पे दे करके जाएंगे। और हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन ने गुड रेसिपीज के ऑप्शन खोल दिए हैं जो सूट करता है ओल्ड एज लोगों को। हम उनकी हेल्थ का केयर अच्छे से रख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी में क्या आता है? एम्प्लॉयबिलिटी में यह आता है कि अगर कोई बुजुर्ग काम करना चाहे तो वो एम्प्लॉयर बन सकता है, बिल्कुल बन सकते हैं। वो डिफरेंट फील्ड में अपने काम दे सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सुपरमार्केट्स में, रिमोट वर्क में। और वो चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है। अब इनको आपको ऐसे समझना पड़ेगा, मान लिया कोई साइंटिस्ट है जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। अब वो 60 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, मेरी सर्विसेज का फायदा लो आप। तो ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेट इतना दे दिया है, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया है कि कोई बुजुर्ग अगर चाहे
तो अपने घर पे बैठ के ही एक वाईफाई के कनेक्शन से ही अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिमोट वर्क करने में अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग चाहे तो अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं कोई। अगला पॉइंट है एंटरटेनमेंट। अब अगर बुजुर्ग आइसोलेट फील कर रहा है हमारे, तो ग्लोबलाइजेशन ने उनको क्या दिया है? ग्लोबलाइजेशन ने उनको मूवी थिएटर्स दे दिए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ओटीटी का मतलब होता है जैसे कि आपका अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी लिव हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया। करो एंटरटेनमेंट। ऑनलाइन इवेंट्स, आप आर्ट और म्यूजिक के ऑनलाइन इवेंट्स का मजा ले सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव जाती है ना मोमेंट, जो इवेंट्स जाते हैं, गाना बजाना, नाच गाना, कीजिए एंटरटेनमेंट। निगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए हैं। निगेटिव इम्पैक्ट आए हैं, सबसे पहले आइसोलेशन और लोनलीनेस हमने पढ़ा था। नेग्लेक्ट और डिसीज और लॉस ऑफ अथॉरिटी खो रहे हैं वो लोग। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, आइसोलेशन और लोनलीनेस। बच्चे घर से दूर चले गए हैं, नाइबर्स बिजी हो गए हैं अपने में, नाइबर्स बिजी रहते हैं अपने में। जॉइंट फैमिलीज का डिसइंटीग्रेशन हो गया है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ गया है बुजुर्गों में, सेंस ऑफ एलियनेशन, रैपिड कल्चरल शॉक लग रहा है उनको। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में ये है कि आपका जो नेग्लेक्ट और डिसीज आ गई है, उनको टाइमली प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है क्योंकि बच्चे दूर चले गए हैं। लेट डायग्नोसिस हो रहा है। टेक्नोलॉजी का जो फायदा हुआ है, जो यंग जनरेशन है, जो घर में उनके यंग जनरेशन है, वो पूरा दिन इंस्टाग्राम पे लगी रहती है दिन और रात। तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं बुजुर्गों पे नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। बच्चों के पास टाइम ही नहीं है बैठने का। उसके बाद में एक इंपैक्ट आता है कि भाई उनका अथॉरिटी खत्म हो गई है। पहले जैसे बुजुर्ग होते थे, कोई बात बोल दी तो सब सुनते थे, लेकिन आज के टाइम में जो पेरेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, ठीक है, तो है नहीं, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी नहीं है उनको, ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही आजकल एल्डर्स को। आजकल हम एल्डर्स की एक्सपर्टाइज लेने में हिचकिचाते हैं। अरे जो हमारे घर का बुजुर्ग बोल रहा है अपने अनुभव से, हम उसको इग्नोर कर करके हम ऑनलाइन इन्फॉर्मिंग के पीछे जाते हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को हम प्रीफर करते हैं। ठीक है।